हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ मिस्टर जतिन आहूजा, जो अब एक आईएफएससी ग्रेड ए के ऑफिसर है। सो जतिन ने साइंस बैकग्राउंड से पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2020 में, और उसके बाद से कैंपस प्लेसमेंट उठा के ये एक प्राइवेट कंपनी में ही वर्क कर रहे थे। जतिन की एज इस समय है 24 ईयर्स, और इतने कम टाइम में उन्होंने 3 इंटरव्यू में बैठ चुके हैं इस रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन में। पहला सेबी, पीएफआरडीए और फिर आईएफएससी। और ये तीनों एग्जाम एकदम एक ही मतलब साथ में सीक्वेंस में हुए हैं, बीच में ब्रेक नहीं आया। तो ये दिखाता है कि जतिन पिछले 2 साल से प्रिपरेशन मोड में थे कि एग्जाम आता रहे और मैं इस एग्जाम को निकालता रहूं। मेरी तो जतिन से एक बार पर्सनल कनेक्ट हुआ था पीएफआरडी के इंटरव्यू के टाइम पे। सो पीएफआरडी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे हमारे जतिन। तो जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में इतना इम्प्रेस हो गया था इनसे कि मैंने जतिन को बोला कि जतिन, बड़े कम लोग होते हैं जिनका 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है उसमें 14 मार्क्स आते हैं। तो आपका मतलब उस कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो। और इवेंचुअली जब रिजल्ट आया जतिन का क्लियर नहीं हुआ, बट जो इंटरव्यू में मार्क्स है जतिन के वो थे 14.5 आउट ऑफ 15, वन ऑफ द हाईएस्ट। मतलब इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते इंटरव्यू के अंदर। तो जतिन ने यही बोला कि इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी इंटरव्यू में जो कमी कहीं पे रह गई वो था पेपर 2 के मार्क्स, मेंस एग्जाम के पेपर 2 के मार्क्स में। ऐसे ही सेबी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो कमी रह गई थी वो मेंस एग्जाम के पेपर 2 के मार्क्स में रह गई थी, क्योंकि उस पर्टिकुलर पेपर का वेटेज फाइनल जो आपका मेरिट बनता है उसमें 2/3 रहता है। 2/3 के अराउंड उसका मेरिट का प्रिपेयर होता है। तो फिर उस चीज को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों एग्जाम के स्कोर कार्ड को देखते हुए, जतिन ने इस बार जो प्रिपरेशन करी आईएफएससी एग्जाम के लिए उसके अंदर मेंस एग्जाम के पेपर 2 पे ज्यादा फोकस किया। उसको उन्होंने प्री एग्जाम से पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब जतिन का ये एग्जाम निकला। वो तो लग ही रहा था निकल जाएगा। जब मेरी जतिन से बात हुई और जतिन ने एक्सपेक्टेड मार्क्स बताए तो लग रहा था कि काफी अच्छा स्कोर है। और इतना पता था कि इंटरव्यू में तो मास्टर हो ही चुका है जतिन अब, तो इंटरव्यू को अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो जतिन, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया? अगर मिस कर दिया तो आप प्लीज स्टूडेंट के साथ अपना वो एक्सपीरियंस को शेयर करें। Sure, sure, sure. Thanks for the introduction. So, as you mentioned, I started preparing in last year for the SEBI exam in January after the notification came. So, I was not expecting कि उसमें I will reach till interview, but I started and it went on nice and I reached till interview stage and I got some good marks in interview also, but could not make it to the final list just because of the point 0.3 marks. And the reason was that I was just on the borderline in the paper two, in the phase two paper, just was on the cutoff list, cutoff there. So that hurt, but then I prepared for the PFRDA and then I got to know about your course. And I think most of the subject was similar to SEBI, but one subject was different, that was pension sector. So I bought your course and I think the way you explained in that pension sector वो तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से मतलब उसमें पता चलेगा कि ये कर लेंगे। और फिर PFRDA में भी फेज 1 फेज 2 दिया और उसमें भी इंटरव्यू तक पहुंच गए और इंटरव्यू में वही अच्छे नंबर मिले 14.5 आउट ऑफ 15। बट उसमें भी फाइनल कट ऑफ मिस हो गया बिकॉज ऑफ पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर नहीं थे। तो वहां पे भी रह गया। बट इसका PFRD का रिजल्ट काफी डिले हो गया, लाइक जनवरी में उन्होंने इंटरव्यू लिया, मई में रिजल्ट आया और IFSC का नोटिफिकेशन आ गया बीच में, लाइक अराउंड फेब। तो मेरे को ये था कि चलो PFRD का लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन विल स्टार्ट IFSC। रिजल्ट आ ही जाएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट वो रिजल्ट तो आया नहीं। तो अराउंड लास्ट डे था IFSC की नोटिफिकेशन भरने का, अराउंड 15 मार्च और समथिंग, और उसके 1-2 दिन पहले मैंने भरा एग्जाम के लिए, वो भरा एप्लीकेशन। और उसके बाद फिर वही सिलेबस देखा कि फेज 1 फेज 2 में क्या है, टोटली डिफरेंट पैटर्न। उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि क्या बाय टॉपिक्स हैं, कि क्या क्या पढ़ना है। तो फेज 1 तो ऐसा था कि इट वाज लाइक ए मिक्सचर ऑफ सेबी और PFRDA प्लस समथिंग ऑफ स्कीम्स एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे था कि आई कैन डू इट, उसमें फिक्स मार्क्स लाने हैं तो 30-40% आई कैन मैनेज और ले आऊंगा। तो उसके लिए मैंने शायद 2-3 दिन पढ़ा होगा फेज 1 के लिए। बट मुझे लगा कि फेज 2 लाइक इसमें है। अब मुझे ये 2 से रियलाइज हो गया था कि फेज 2 मैटर करता है, उसमें नंबर लाने पड़ेंगे। तो उसका मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया फेज 1 से पहले ही।
तो टॉपिक्स देखे कि क्या क्या है। अब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर रखा था कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या पूछ सकता है वो। तो दो चीजें थी, जैसे कोई भी एक टॉपिक है कैपिटल मार्केट्स, उसमें वो दो चीज पूछ सकता है। फर्स्ट इज उसका बेसिक पूछेगा कि बेसिक टर्म्स क्या हैं, क्या चल रहा है अभी, कुछ रिसेंट न्यूज है वो। सेकंड इज कैपिटल मार्केट्स में आईएफएससी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, उसमें वहाँ की कैसी रेगुलेशन है, क्या व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू देयर इन कैपिटल मार्केट्स और बैंकिंग और पेंशन। तो वो दो टॉपिक्स थे। अब बेसिक्स तो सेबी और पीएफआरडी से काफी हद तक तीन चार टॉपिक्स तक क्लियर था, एक्सेप्ट इंश्योरेंस, गिफ्ट सिटी, आईएफएससी वो पढ़ना था। और उसके बाद आता है रेगुलेशन, तो उसके लिए आपका और एक दो कोर्स और लिए मैंने, क्योंकि बहुत ही नया पैटर्न था ना, तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि कुछ मिस ना हो फेज टू में। तो उसके लिए दो तीन कोर्स लिए, और जहाँ से मुझे जो मटेरियल अच्छा लगा वो पिकअप किया और उसको प्रिपेयर किया। तो वो 26-25 दिन का जो भी गैप था उसमें फेज टू के लिए प्रिपेयर किया। और उसके बाद पेपर में गए तो पेपर वाज लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब उन्होंने इतना डेटा पूछा कि ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो कि डायरेक्ट फंडा बेस्ड वो है ही नहीं, प्योर डेटा हम्म। बेस्ड क्वेश्चन थे। तो जिसको याद है वो करेगा, जिसको नहीं है वो मुश्किल है उसके लिए। तो अब उसमें आई वाज लाइक इसमें करना तो अच्छा है। तो इसमें एडवांटेज है टाइम का, क्योंकि टाइम वाज लाइक 60 मिनट्स। और जनरली सेबी में टाइम कम रह गया था, फेज टू में और पीएफआरडी में उसमें 45 मिनट्स मिलता था, इसमें 60 मिनट था। पेपर वाज लाइक वी कैन डू, जितना आता है वो 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो उसके बाद आप फ्री हो, या यू कैन मेक गेसेस और समथिंग, यू आर फ्री टू डू। मैंने कहा इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो मुझे अराउंड 30-31 क्वेश्चन अच्छे से आते थे, मतलब पता था कि इनका आंसर क्या है। तो फर्स्ट टाइम मेक श्योर कि उनमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक भी गलत हुआ तो फिर 2 नंबर कम हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो गलत नहीं होना चाहिए, तो वो मेक श्योर किया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ रखे थे बट डेटा याद नहीं है। मतलब कभी ना कभी लाइक सेबी के इंटरव्यू में सेबी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, तो उसमें पढ़ रखा है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड वडोदरा ने इशू किया था उस ईयर में, बट वो एग्जैक्टली उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा है क्योंकि रिसेंट नहीं पढ़ा है ये डेटा। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा थे, मतलब 6-7 क्वेश्चन थे ऐसे। उसके बाद मैंने हर उन क्वेश्चन को 2-2 मिनट दिया कि कुछ याद आ जाए, कहीं पढ़ रखा है समवेयर बैक ऑफ द माइंड ये चीज है, वो याद आ जाए। तो आई थिंक उसमें मैंने 10 से 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए। कुछ 4-5 तो टोटल गेस थे क्योंकि फ्री थे और बहुत था टाइम। और उसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें मुझे था कि हाँ यही होगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि पढ़ रखा है कभी। तो आई थिंक वो किए क्वेश्चन। और उसके बाद पेपर टू पे याद आए, देखा क्या बन रहा है, बट स्कोर मुझे लग रहा था कि 80 प्लस चाहिए होगा इसमें पेपर टू में लाने के लिए, क्योंकि सेमी में लोग 85 भी लाते हैं, 86 भी लाते हैं। तो मेरे बन रहे थे अराउंड 70 मार्क्स हम्म। पेपर टू में, फेज टू के। तो मुझे लगा कि अब तो फिर से इंटरव्यू में तो हो जाएगा बट फिर अटकेंगे वहां पे एंड में जाके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इंटरव्यू देखेंगे जैसा होगा। तो फिर उसके बाद रिव्यू आने लगे। आपका भी वीडियो देखा, आपने मेंशन किया कि काफी बच्चों के नंबर नहीं बन रहे और 60-60 तक ही कट ऑफ जाएगा, 60-65। तो आई थिंक कट ऑफ भी 60 ही गया है जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था, एग्जैक्टली उतना ही गया है। तो वो देखा, फिर लगा कि हाँ ठीक है, अगर कट ऑफ से इतने ज्यादा है तो वी हैव अ चांस। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट, मतलब उन्होंने रिजल्ट भी जल्दी दे दिया 2 वीक्स के अंदर। उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो इंटरव्यू में आई थिंक देर आर 4 थिंग्स। मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं और तीनों में बाय गॉड ग्रेस ठीक मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं। होपफुली इसका में भी अच्छे ही होंगे रैंक के हिसाब से। तो उसमें आई थिंक देर आर 4 थिंग्स वन शुड फोकस। फर्स्ट इज आपका बेसिक बायोडेटा, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने किस कॉलेज में पढ़ाई किया है, किस फील्ड में पढ़ाई किया है, उसके बारे में बेसिक आपको सब पता होना चाहिए। कि आपका अगर शहर भी है कोई पर्टिकुलर तो आपको पता होना चाहिए उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो जनरल क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करो, आप अपना बायोडेटा बनाओ, उस पे खुद क्वेश्चन बनाओ कि इस पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है if someone is taking interview, or you can ask your friends or teachers, mentors, someone just ask random questions on this। वो बहुत हेल्प करेगा। तो वो फर्स्ट टॉपिक है कि आपका बायोडेटा अच्छे से कवर हो। आपकी क्या हॉबीज हैं, अपनी लाइफ में डिसीजंस जो लिए हैं, मुझे यहाँ मूव करना है या वहाँ मूव करना है, तो व्हाई यू हैव टेकन दैट शुड बी परफेक्टली क्लियर। और सेकंड आता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इफ यू आर गिविंग फॉर सेबी, यू शुड नो सेबी प्रिडिक्ट करो। इफ यू नो यू आर गिविंग आईएफएससी, यू शुड नो
वेरी वेल अबाउट इट कि उसमें क्या चल रहा है, और उसका बेस्ट सोर्स है उसकी वेबसाइट या न्यूज आर्टिकल्स जो भी रिसेंट न्यूज में है, तो उसको पढ़ो। और मैं थर्ड कहूंगा कि जो कि आपका बेसिक्स ऑफ फाइनेंस है, अब आप फाइनेंस फील्ड में जाना चाह रहे हो रेगुलेटरी बॉडी में, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो सम बेसिक टर्मिनोलॉजी फाइनेंस में, क्या होता है क्या है, तो उसके लिए आपको जो भी सोर्स अच्छा लगे, जस्ट क्लियर अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ द फाइनेंस। और उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल न्यूज, जो अभी रिसेंट में क्या क्या चल रहा है फाइनेंस में, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस एटलीस्ट। तो उसके लिए आई यूज टू फॉलो मिंट। आई हैड टेकन अ सब्सक्रिप्शन फॉर सेवी इंटरव्यू, और रेगुलरली 1 साल से आई वुड रीड 1-2 आर्टिकल्स ईच डे। मतलब उसमें इंटरेस्ट था तो वो मजा भी आता था। तो आई वुड रीड बेसिक की क्या चल रहा है, यूएस में रिसेशन क्यों आएगा, एवरीथिंग बेसिक्स ऑफ व्हाट इज देयर इन द फाइनेंशियल मार्केट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है इंटरव्यू में, आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस। ये सब तो अच्छी आपको आना चाहिए, बट होगा क्या कि समवन विल से कि दे आर आस्किंग दीस थिंग्स, दे आर आस्किंग एंड यू वोंट नो, बट दे आर आस्किंग दैट बेस्ड ऑन हिज प्रोफाइल और हर प्रोफाइल, इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। तो हम्म। अगर आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में सब क्लियर है तो ये बेसिक और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम नहीं होता है। मतलब मुझे भी फर्स्ट टाइम सेविंग में कम कॉन्फिडेंस था, आई थिंक आई कुड हैव डन बेटर इन द इंटरव्यू देयर। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इंटरव्यू में कि आप किस तरह से चीज़ों को वहाँ पे हैंडल करोगे, और आपको ये होना चाहिए कि पूछेगा तो मेरी प्रोफाइल से ही, और उतना मैंने पढ़ रखा है, तो नहीं आता तो आई जस्ट से कैसे और वो इतने सीनियर मेंबर होते हैं इसका में, तो आई थिंक देयर वाज चेयरमैन हिमसेल्फ, देन देयर वर फॉर्मर चेयरमैन सेबी। वो वो शो करना। हाँ जतिन, थोड़ा सा बीच में तो स्लैग आई आ गया थिंक, था। हाँ तो आप बता रहे थे तो कि आई चेयरमैन थिंक होते हैं, फॉर्मर चेयरमैन थे, उसके बाद आप क्या बोल रहे थे? बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था। हाँ, तो मैंने कहा दे आर वेरी हेल्पफुल, जब इतने सीनियर मेंबर हों, दे एक्चुअली ट्राई टू हेल्प यू, दे मेक श्योर, और वो यही देखना चाहते हैं कि whether you can apply your skill to get to the answer or not, or whether you are ready to learn the question on decentralized finance, अपना cryptocurrency, virtual digital asset, because I was coming from technical background, और finance plus technical का mixture है, तो they asked thoroughly, chairman sir was like asking multiple question on these aspect only। और उसके बाद उन्होंने मुझसे एनपीएस के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करवाया। एनपीएस, व्हाई वी आर नॉट, व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एंड व्हाई वी आर नॉट रिवर्टिंग, व्हाट आर द एडवांटेज। आई थिंक ये सब पीएफआईडी में पढ़ा था, बट काम यहाँ आया। एज इसके लिए एज इतना फार नहीं एज पढ़ा आई था। रिमेम्बर, मैंने ये क्वेश्चन आपके मॉक इंटरव्यू में भी पूछा था। यस ये शायद यस। ओपीएस वाला, आपने, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला। हाँ, ओल्ड हाँ। पेंशन स्कीम वाला आपने वो पीएफआईडी के इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाई आर वी, हम्म। तो उससे रिलेटेड उन्होंने काफी, एक मैंने मैंने सिर्फ उसी पे बेस पूछा, एनपीएस पे बेस, कि आपकी सैलरी से रिडक्शन होगा वो क्या होगा, व्हाट इज एनपीएस, व्हाई वी आर नॉट, सो एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन मैं दैट। तो वो पीएफआईडी में जो आई पढ़ा वो काम पीएफआईडी आ गया। हाँ तो वही वो देखो, काम आ पढ़ाई गया वहां पे। पढ़ाई तो जहाँ पे भी कर लो हाँ, काम आ जाती है। काम आ जाती है, वही मैं कह रहा हूँ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द फेलियर्स। मतलब हम्म। अगर समथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, देन इट इज गोइंग, लाइफ में है बेटर प्लान फॉर यू। तो आपका पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब अगर करेक्ट आप करेक्ट। इंटरव्यू में या फाइनली 0.3 0.4 से भी मिस कर रहे हो, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको कहीं और काम आ जाएगा, यू वुड नो। तो करेक्ट। वो चलो, अच्छा वेल सेड एक्सपीरियंस था। जतिन, वेल सेड। तो मैं अगर आपको जतिन के मतलब ऐसे हाइलाइट्स बताऊं जो स्टूडेंट्स आगे जाकर रिलेट करेंगे, तो जतिन का जो स्टैंड आउट पॉइंट है वो यही है कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, प्योर साइंस मतलब बैकग्राउंड का स्टूडेंट, जिन्होंने अपने जॉब के साथ साथ इस पर्टिकुलर फाइनेंस फील्ड में पढ़ाई को स्टार्ट किया। और उसके अंदर जो इनका मेन, मेरे को लगता है, श्रेय अगर किसी को जाता है तो ठीक है, कुछ टीचर्स के ऊपर श्रेय जा सकता है, बट अगेन इनकी खुद की प्रिपरेशन में मैं कहूँगा ज्यादा फोकस था, मतलब खुद पढ़ने के ऊपर इन्होंने खुद रीडिंग बहुत करी है, जो मेरे को ऐसा फील होता है। और जब जतिन से मेरी बात हुई तो मेरे को समझ में आया, मिंट को भी वो रेगुलरली फॉलो कर रहे थे, और खुद इन्होंने बड़ी मेहनत करी है इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए।
फॉर्मल एजुकेशन कुछ और है और फिर एकदम से चेंज करना जॉब के साथ, और जॉब भी टेक्निकल नेचर का है। तो जतिन मतलब अपने आप में वो कमेंडेबल है। बाकी जतिन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस एग्जाम को क्लियर किया। एक सीए रमन लूथरा क्लासेस का कस्टम है, आई होप यू नो कि आगे जाके कोई स्टूडेंट आपके बारे में अगर पूछेगा और आपसे कनेक्ट करने के लिए बोलेगा तो मैं उसको आपसे कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, आप उसको बस थोड़ा सा Sure, गाइड कर देना। definitely, sir. Ready चलो। to help. चलो जतिन, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड होपफुली हम आगे भी बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। चलो, बाय Sure, बाय। sure. Thank you, sir. Thank you.